प्रकृति से रिलेटेड एक और मुहिम है, उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। मैंने देखा पिछली बार पे यमुना बचाओ को लेकर के। यमुना का अर्थ पानी से जरूर रिलेटेड है। यमुना तो एक शाब्दिक उसका अर्थ मैं कह सकता हूँ। उसमें किस तरह से देख रहे हैं राजेश जी, और उसकी मुहिम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? ये सारी मुहिम जो है ना, असली में प्रकृति प्रेम को ही जागृत करने के लिए की गई है। हमारा जो भी उद्देश्य होता है उसमें असली में होता है कि लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत हो। हमारा उद्देश्य कोई संख्या दिखाने का, या कोई अपना बाहुबल दिखाने का, या कोई राजनीति करने का, या कोई धर्म खड़ा करने का, किसी धर्म को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, हम जो अलग अलग विषय लेकर चलते हैं, वो लोगों को इसलिए लेकर चलते हैं कि कोई लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, कोई लोग यमुना नदी से जुड़ते हैं, कोई लोग धार्मिक मुद्दों से जुड़ते हैं, कोई लोग सामाजिक मुद्दों से जुड़ते हैं। तो ये सारे मुद्दे ले जाकर हमें प्रकृति के पास ही खड़ा करते हैं। ये तो एक ऐसा समूह खड़ा करने की है कि सारे जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे प्रकृति को बचाने में लगे अलग अलग तरीक़ों से। और ये प्रकृति जैसे पहले सुंदर थी और वैसी ही सुंदर बन जाए। आप नजफगढ़ में कई सालों से हैं, कितना बदलाव नजफगढ़ में आप देख रहे हैं? मैं प्रकृति के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ, ना राजनीतिक ना सामाजिक। कितना बदलाव प्रकृति के दृष्टिकोण से नजफगढ़ में हुआ है? देखो, संतुष्टि तो कभी जीवन में आती नहीं है, लेकिन संतुष्टि के लिए प्रयास अधिक से अधिक किए जाने चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि नजफगढ़ की सोच बदल रही है, देहात की सोच बदल रही है। इतिहास से चर्चा करूँगा, 1980 की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, उस वक्त क्या था? उस वक्त आप राजेश जी तो होंगे, 1980 में जो आपने नजफगढ़ को देखा है प्रकृति के दृष्टिकोण से, उस वक्त स्थिति क्या थी? अच्छी थी या बहुत बुरी थी? नहीं, बहुत अच्छी थी। 1980 का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। जनसंख्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। 80 में बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद 20 साल और अगर मैं आ जाऊँ, यानी 2000 में आ जाऊँ, तो क्या स्थितियाँ थी? तब भी बहुत अच्छी थी। फिर 2010 तब भी बहुत अच्छी थी। 2020 तब भी बहुत अच्छी थी। और 2023 अब भी बहुत अच्छी है। लगा नहीं कि कहीं प्रकृति के दृष्टिकोण से गिर रहा है नजफगढ़, इसको उठाने की जरूरत है? देखो, ये तो जरूरत शुरू से ही चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है कि प्रकृति पर हम ज़्यादा फोकस करें। कहीं अजय जी लगा कि नजफगढ़ के डेवलपमेंट में पेड़ कट रहा हो या कुछ ऐसी स्थितियां पनप रही हो, और अजय शर्मा को अंदर से बहुत दुख हुआ हो कि यार मैं जिस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहा हूँ उसी मुहिम का सत्यानाश होता हुआ अपने आंखों से सामने देख रहा हूँ? देखो, ये जो दुख होते हैं ना, ये हमारे शरीर की परमात्मा की प्रदत्त चीज़ है। दुख किसी भी चीज़ को देखकर होता है, पर मैं कभी निराश नहीं हुआ। मेरे को कभी आज तक ऐसा नहीं लगा कि दुनिया खूबसूरत नहीं है या खूबसूरत नहीं होगी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपने विरोध नहीं किया उन लोगों का? मैंने हमेशा विरोध किया, पर मैंने सकारात्मक विरोध किया। मैंने कभी किसी को नीचे दिखा के नहीं बताया कि ऐसा करो। कुछ ऐसे मुहिम सफल हुए जहां पेड़ काटे जा रहे हैं और आपके कारण से उसको काटने के बदले उसको ट्रांसपेरेंट किया होगा, अलग जगह लगा? ऐसा जो हमारे धर्मपुरे के अंदर एक जो है भगत सिंह पार्क है, पहले ये कूड़ा घर था, लेकिन वहाँ बच्चों को बार बार हाथ जोड़ने के बाद कि भाई यहाँ पेड़ लगा लो, भाई यहाँ पेड़ लगा लो, और आज उन्होंने पेड़ लगा कर उसको एक बहुत ही सुंदर रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। राजेश शर्मा ने कितने पार्कों का अभी तक डेवलप किया होगा नजफगढ़ में? मैंने देखा एक दो बार आपको, एक दो पार्कों में हमेशा आप लोग कस्सी उसी लेकर के चलते रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने पार्कों का डेवलप किया होगा? ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन करने की कोशिश है कि ये पूरी धरती पार्कों से भरी पूरी हो जाए, नदियों से भरी पूरी हो जाए। हमारे देश के अंदर 500 नदियाँ थी, आज 200 नदियाँ जीवित हैं, और अगर हम इसी तरीके से उसमें से 60-70 जो नदियाँ हैं फिर वो सूखने की कगार पे हैं, और बाकी नदियों की भी जो धार है ना वो 30% 40% कम हो गई है। तो मान लो अब 40% उनकी भी धार कम हो गई, तो आने वाले हमारे 20 साल के बाद बच्चों के लिए क्या बचेगा? सब नाले बचेंगे। कुछ असंतुलन जो है वो महसूस करते हैं आप? बहुत बड़ा असंतुलन है, उसके कारण एक आबादी भी है और एक प्रकृति के प्रति जो सोच होनी चाहिए वो भी है। लेकिन हम प्रयास करेंगे तो बेहतर होने में भी कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्रकृति माँ एक जीवंत परमात्मा है। एक बार इसके पीछे पड़ जाओ तो ये सारे सुख हमारी झोली में डाल देती है। ये जो उदासीन रवैया है प्रकृति को लेकर के, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? ये एक सिस्टम खड़ा होता है, कोई भी देश है ना उसके अंदर एक सिस्टम खड़ा होता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही उसका जिम्मेदार है। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है इससे। जनता भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, राष्ट्र नेता भी जिम्मेदार है, जो हमारे अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार है। तो कोई अपनी जिम्मेदारी से छोटा बड़ा अगर बचने की कोशिश करता है वो गलत है। ये सबकी जिम्मेदारी है। माँ एक की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस धरती का भला सिर्फ और सिर्फ प्रकृति भक्त बनने पर ही हो सकता है।
ये मेरी कल्पना नहीं है, ये परमात्मा की रचना है। तो परमात्मा की रचना को समझें और उसके साथ जुड़ें और उसके साथ बहें, क्योंकि परमात्मा का जितना भी रूप है, 5 तत्व हैं, पांचों के पांचों समाज को, दुनिया को देने में लगे हुए हैं, लेने में इनमें से कोई भी तत्व नहीं लगा हुआ। और हम भी उसी तत्वों का हिस्सा ही है, हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों का है। तो अगर हमारे शरीर के 5 तत्व भी इस प्रकृति को देने में लग जाएंगे, इस समाज को देने में लग जाएंगे, इस राष्ट्र को देने में लग जाएंगे, तो हमारे देश को भी अमेरिका बनने में, कनाडा बनने में, स्विट्ज़रलैंड बनने में, ऑस्ट्रेलिया बनने में देर नहीं लगेगी। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।